आत्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम त्रिशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। व्याकरण में प्रवेश करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। ये 9वीं कक्षा हमारी प्रारंभ होने जा रही है। सूत्रों के पहले पाद के विषय में विचार किया था। संज्ञा और परिभाषाएं मुख्य रूप से हैं, कुछ अतिदेश सूत्र भी हैं, कुछ निषेध सूत्र हैं। निषेध सूत्र तो विधि के अंग होते हैं। तो एक प्रकार से जैसे परिभाषाएं विधि के अंग होती हैं, ऐसे निषेध सूत्र भी विधि के अंग होते हैं। यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, कार्यकालम संज्ञा परिभाषम। संज्ञा और परिभाषाओं के विषय में दो मत हैं कि संज्ञाएं और परिभाषाएं जो उनका उच्चारण स्थान है वही उनका स्थान है। यथोद्देशम, उद्देश्य का अर्थ है आमनान देश, उच्चारण देश। जो उनका उच्चारण देश है वही उनका स्थान है। वहीं रहते हुए वो विधि सूत्रों की मदद करते हैं, अर्थात विधि सूत्र इनके पास आ जाते हैं। और जब यथ कार्यकालम संज्ञा परिभाषम बोलते हैं तो ये सूत्र उनके पास चले जाते हैं। ये सूत्र संज्ञा परिभाषा सूत्र विधि सूत्रों के पास चले जाते हैं। छठा, सातवां, आठवां अध्याय प्राय विधि प्रदेश है। इन दोनों पक्षों में ये विशेषता है कि त्रिपादी प्रकरण में कार्यकाल पक्ष में तो परिभाषाएं चली जाएंगी, पर त्रिपादी के सूत्र यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि वे सिद्ध हो जाते हैं। 7वां अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध है, तो उनका जब अस्तित्व ही नहीं है तो वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। इन सूत्रों की नजर में वो सूत्र है ही नहीं, इतने ज्यादा उन अस्तित्वहीन हैं कि ये सूत्र सामने खड़े हैं तो वे अदृश्य हो जाते हैं। ये सूत्र सामने नहीं आते तो दिखाई देते हैं, उनका कार्य भी दिखाई देता है। पर जैसे ये सूत्र दिखाई दिए तो वो कार्य भी नहीं करते और सूत्र भी नहीं दिखाई देते। सूत्र ही मैदान से अलग हट जाते हैं। जैसे ना धातु लोपार धातु के, धातु लोपे शब्द से धातु लोपय बनाया। तो लोपय का जो यकार है वो लोपा साकल्य से लोप हो गया। लोप होने के बाद अका सवर्ण दीर्घा छठे दय के पहले पाद का सूत्र कार्य करने के लिए उपस्थित हुआ। तो वो सूत्र इस सूत्र के सामने वो सूत्र है ही नहीं, ये समझ लीजिए। है ही नहीं तो यकार लोप भी नहीं है, उस सूत्र का कार्य भी नहीं है, वो सूत्र भी नहीं है। तो उस सूत्र का कार्य क्या है? यकार लोप वो नहीं है। नहीं है तो यकार लोप करने वाला सूत्र ही नहीं है तो क्या होगा? यकार दिखाई देगा। न धातु लोपय आर धातु की ऐसी स्थिति दिखाई देगी, और ऐसी स्थिति में तो अका स्वर्ण दीर्घ लगेगा नहीं। तो इस तरह से इनको देख रहे हैं। 7वां अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध है। त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध है। दो वाक्य हैं उस सूत्र के, दो अर्थ। हर सूत्र में इसकी अनुवृत्ति है। पूर्वत्र सिद्धम 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, उसकी अनुवृत्ति है हर सूत्र में आगे। तो हर एक सूत्र में यह कहता हुआ जाता है कि पूर्वत्र इदम सूत्रम असिद्धम, ये जो सूत्र है पूर्व के प्रति असिद्ध है। पूर्व के प्रति मानी यहां तक जितना है, त्रिपादी तक कहें तो
उससे पहले भी असिद्ध है वो तो। अग्रिमम त्रिपादी प्रकरण जातम पूर्व सपाद सप्ताध्यायी प्रति असिद्धम भवति। पूर्व जो सपाद सप्ताध्यायी है उसके प्रति जो अग्रिम त्रिपादी प्रकरण है वो असिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है तो फिर वो उसका कार्य दिखाई देगा। उस प्रकरण से जो कार्य संपन्न होता है वो दिखाई देगा, और वो दिखाई देगा तो फिर जो कार्य हो जाते हैं वो न हुए जैसे रहेंगे। ये सारी चीजें हम देख रहे थे। यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, इन परिभाषाओं के विषय में कार्यकाल पक्ष में ये सूत्र उठ करके आगे जाते हैं विधि सूत्र के पास। और विधि सूत्र यदि 8वें अध्याय के दूसरे पाद में है, तीसरे पाद में है, चौथे पाद में है तो क्या करेंगे? तो ये सूत्र जाकर के मदद कर सकेंगे उनकी। उन सूत्रों के पास वो आने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि उन सूत्रों की सत्ता ही असिद्ध है। वे जो सूत्र हैं, त्रिपादी के जो सूत्र हैं, वे 7वां अध्याय के प्रति असिद्ध हैं। इसका अर्थ है उनकी सत्ता ही असिद्ध है, वो अपना कार्य नहीं कर सकते। तो यहां पर हमें यही देखना है कि कार्यकाल पक्ष है तो जैसे अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंग, और उधर अंग शब्द आया है इणा सिद्धम लुंग लिटाम ध्वंगात, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में इणा सिद्धम लुंग लिटाम ध्वंगात। तो अंग क्या है इसकी व्याख्या चाहिए, उसके बिना वो सूत्र तो अधूरा है। तो अंग क्या होता है ये बताने के लिए यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम सूत्र जो है वो अपना अर्थ उसको दे देगा। अंग वो जो सूत्र है ना सिद्धम लुंगलिटाम ध्वंगात, उस सूत्र को ये सूत्र अपना अर्थ प्रस्तुत कर देगा। और जैसे ये तो कार्यकाल पक्ष में लाभ मिला, यथोद्देश पक्ष में भी लाभ है। कार्यकाल पक्ष का ये लाभ बहुत बड़ा लाभ है कि त्रिपादी में जाकर के कार्य करवा देता है। यथोद्देश पक्ष का एक लाभ यह है कि जो उच्चारण देश है वही उनका देश है, तो विपरीत सिद्धे परम कार्यम इत्यादि सूत्र लग जाएंगे। जैसे हम पहले अध्याय के चतुर्थ पाद में सूत्र है यचिभम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सुप्तिंगंतम पदम नह के इत्यादि पद संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। पद संज्ञा विधायक सूत्रों में हम ये कहेंगे पद संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं उनमें पहले वाला सूत्र और बाद वाला सूत्र कौन है? तो ये पहले और बाद वाले की जो व्यवस्था है ये बन जाएगी। यदि ये सूत्र जहां पढ़ रखे हैं वहीं के वहीं बन जमे रहे तो विपरीत सिद्धे परम कार्यम सूत्र अपना निर्णय दे सकता है ना कि पद संज्ञा और भय संज्ञा में भय संज्ञा करने वाला सूत्र परे है तो वो बलवान हो जाएगा। लेकिन ये आगे चले जाएं तो ये तो चला गया कहीं दूसरी जगह। सुप्तिगंतम पद, ये सुप्तिगंतम पदम ना के स्थिति स्वादेश सर्वनाम स्थानीय जो 4 सूत्र है पद संज्ञा करने वाले, ये तो आगे चले गए और वो सूत्र इधर आ नहीं सकते हैं। फिर वहां आगे जाने के बाद भी विपरीत सिद्धे परम कार्य ये तो कार्य नहीं कर पाएगा। यदि अपवाद सूत्रों के साथ इनका टकराव न हो तो हो जाएगा, पर अपवाद सूत्रों के साथ इसका टकराव है तो वो नहीं हो सकता है। ऐसे दे रखा है कि सुप्तिगंतम पदम तो पदस्य में चले जाएगा यानी कि 8वें अध्याय में, और ये चीज हम चले जाएगा मत्स्य में यानी कि 6ठे अध्याय में। तो 6ठे अध्याय में तो कार्य की बात नहीं बन पाएगी क्योंकि सीधे परम कार्य तो हाँ पद संज्ञा और भय संज्ञा को देखेंगे तो
ये जो पद संज्ञा करने वाले सूत्र पहले देखे चतुर्थ पाद में है, भय संज्ञा करने वाला भी उसी पाद में है, तो परत्व से भय संज्ञा हो जाती है। भय संज्ञा करने वाला 18 नंबर सूत्र है, पद संज्ञा करने वाला 17 है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है। तो इन भय संज्ञा और पद संज्ञा में भय संज्ञा बलवान किस तरह से विपरीत सीधे परम कार्यम के नियम से। यदि ये सूत्र आगे पीछे हो जाएं, माने पद संज्ञा करने वाला तो चला जाए उधर 7वें 8वें अध्याय में, भय संज्ञा वाला इधर ही रह जाए, तो इनको फिर इनके भय संज्ञा अभी परे है, पद संज्ञा पूर्व है, लेकिन यदि भय संज्ञा पद संज्ञा करने वाले सूत्र यदि उधर जाते हैं, भय संज्ञा करने वाले सूत्र उधर जाते हैं, तो भय संज्ञा और पद संज्ञा में वो हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा। भय संज्ञा करने वाला सूत्र तुल्य से प्रथम सवर्णम, ये पद सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्य से प्रथम सवर्णम। भय संज्ञा करने वाला यस्मात् प्रत्यय विदिस्त दादि प्रत्यंगम यजीबम। यजीबम भय संज्ञा करने वाला सूत्र है, यजीबम तो भय संज्ञा करने वाला है, और पद संज्ञा करने वाला सुप्तिंगंतम पदम है। व्यवस्था नहीं हो पाएगी, परत्वादि हेतु नहीं दे सकते। तो इसके लिए कहा कि हमारे को भय संज्ञा और पद संज्ञा में व्यवस्था करने के लिए, प्रसिद्ध परम कार्यम की व्यवस्था करने के लिए हमको यथोद्देश पक्ष भी मानना पड़ता है। और भी कई लाभ है, पर ये मुख्य लाभ हो गया ना कि इन सूत्रों की व्यवस्था करने के लिए ये सूत्र हमें बनाना चाहिए। सूत्रों की व्यवस्था के लिए यथोद्देश पक्ष मानना चाहिए। यथोद्देश पक्ष में तो जहां वहीं के वहीं बने रहेंगे, उनमें कुछ थोड़ा सा भी हिलना डुलना नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो परे सूत्र हैं वो बलवान है, पूर्व सूत्र हैं वो कमजोर है, चाहे वो कोई भी है। यथोद्देश पक्ष में जैसे एद धातु से ध्वम प्रत्यय किया लुंग लकार में, एद धातु से लुंग लकार में ध्वम किया, तो एद ध्वम और ये सिच है, सिच को ही टागम हो गया। अब इसमें कोई पूछे कि अंग संज्ञा कहां से कहां तक की होगी, ये ध्वम है। कोई पूछे कि अंग संज्ञा कितने अंश की होगी, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहले सूत्र है धीच है, ध के ढकार आदि प्रत्यय पर है तो सकार का लोप हो जाता है। सकार यदि बना हुआ है तब तो अंग संज्ञा सकार पर्यंत की है, तो सकार हट गया तो अंग संज्ञा ई तक की होगी। ढूंढा सकार दिखाई दे तब तो इणंत अंग से उत्तर ढकार नहीं मिलेगा। कई लोग छोड़ दिया क्या, आते नहीं, उनको पता है कि नहीं पता।
अपने वो ब्रह्मचारी क्या नाम, पुनीत जी, और ये कई है ना, एक वो स्वदेशी जी, हाँ स्वदेशी, पता है? हाँ सभी लोग। क्या कह रहे हैं? स्वदेशी तो करके आए ना, क्या कह रहे हो? स्वदेशी सोए बैठे मैंने थोड़ा पता नहीं आई थोड़ा क्या बोले? वो नहीं जी स्वदेशी सो रहे थे तो उनको ये जगह क्या है? स्वदेशी जी को, और पुनीत जी को रूम पे नहीं, रूम पे थे नहीं। जैसे नया ना हो तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मतलब ना आए नया ना हो तो फिर मेरा मन एक तरफ हो जाएगा ना, अभी इनको तो पढ़ना नहीं है। पर कभी आ गए कभी नहीं आए तो मेरा मन वो उधर ध्यान जाता है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा मेरा मन कि कभी आ गए, जब इच्छा हुई आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। ये क्रम मेरा मेरे को स्वीकार नहीं हो रहा। यूं कह देना कि जी हम नहीं आएंगे इस कक्षा में, तो फिर बिल्कुल मैं एक तरफ हो जाऊंगा। मैं ऐसे आग्रह भी नहीं करूंगा, समझाऊंगा भी नहीं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या बात है, पढ़ो भाई बैठ करके, हैं? पढ़ना है तो रोजाना आए, जब कक्षा हो, ना पढ़ना हो तो बताओ, ये तो उनका निर्णय है। सामाजिक हितकारी नियम। क्या कर रहे हैं? पुनीत जी तो थे नहीं। नहीं नहीं, कहाँ चले गए? बिल्कुल सी बात। उनको बोल देना ये बात, पढ़ना है तो गुरु जी को, गुरु जी ऐसे कह रहे थे, हम नहीं पढ़ना है तो मना कर दो कि हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, वो फिर कोई कभी आएंगे कभी नहीं, तो मैं जो बता दूंगा वो तो फिर दोबारा बताना पड़ेगा, जो कुछ अर्थ ही नहीं है फिर उसका। इणम तंग, ये धीचे सकार लोप हो गया, तो ये धीचे सूत्र असिद्ध तो होगा नहीं, क्योंकि पहले है। पहले वाले सूत्र असिद्ध नहीं होते अगले वाले सूत्रों की नजर में, अगले वाले पूर्व सूत्र की नजर में असिद्ध होते हैं। तो धीचा 8वें देह के दूसरे पाद का सूत्र है, और इणा सिद्धम लुंग लिटाम 8वें देह के तीसरे पाद का सूत्र है, तो असिद्ध तो होगा नहीं वो। धीचे ने सकार लोप कर दिया, तो इणम तंग, ये अंग संज्ञा कहां तक की है? सिच पर्यंत की है, ई पर्यंत की है। ई पर्यंत की तो किसी तरह से हो ही नहीं सकती वैसे, क्योंकि अस्मात् प्रत्यय विशेष तदादि प्रत्यंगम, प्रत्यय के परे रहते तदादि अंग होता है। जिस प्रकृति से प्रत्यय किया वह आदि में जिसके, या उसका आदि अक्षर आदि में जिसके, एद से प्रत्यय किया है ध्वम, तो इसके परे रहते। एद से दो प्रत्यय किए, एक सिच भी किया, ध्वम किया, तो हमने ध्वम को माना परे रहते। तो तदादि, वो एद का आदि अक्षर आदि में है जिसके, इसके पर रहते, यहां तक की संज्ञा होगी। पर अंग संज्ञा करने वाला सूत्र त्रिपादी में जाकर के यदि कार्य करेगा तो ई पर्यंत की अंग संज्ञा हो जाएगी। यदि इणा सिद्धम लुंगलटाम धोंगात सूत्र के पास जाकर के कार्य करेगा, तो आप कहें कि वो आकर के अंग संज्ञा करवा लेगा, वो तो आ नहीं सकता है। वो आकर के अंग संज्ञा कर लेगा इसकी, तो वो सूत्र इणा सिद्धम लुंगलटाम धोंगात, वो सूत्र इसके पास नहीं आ सकता है। यस्मात् प्रतिविधिश तदादि प्रत्यंगम के पास नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता?
असिद्ध हो गया ना, इसलिए नहीं असिद्ध। तो इस तरह से अंतर पड़ जाता है ना, यथोद्देश पक्ष और कार्यकाल पक्ष में अंतर पड़ जाता है। तो ये सकार का लोप हो गया, ए भी ई पर्यंत की अंग संज्ञा हो जाएगी सकार लोप होने पर। यदि ये सूत्र अंग संज्ञा करने वाला सूत्र वहां जा सकता है तो ई पर्यंत की अंग संज्ञा हो जाएगी, इणंत अंग हो जाएगा। इणंत अंग से उत्तर सीध्वम और लुंग लिट के धकार को मूर्धन होता है, तो यहाँ लुंग का धकार है, इसको मूर्धन हो जाएगा एधिध्वम, एधिध्वम ऐसा बन जाएगा, ध को ढ हो जाएगा। वो सूत्र इसके पास आए, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, वैसे तो आ नहीं सकता, आ भी जाए तो कहां तक की अंग संज्ञा होगी, ई पर्यंत की या सकार पर्यंत की? सकार पर्यंत की होगी। वो सूत्र इणा सिद्धम लुंगलिटाम ध्वंगात वाला जो सूत्र है वो यदि यहां आएगा ना, तो धीच सूत्र, धीच सूत्र तो उस धीच असिद्ध थोड़ी करेगा उस सूत्र के लिए, बिना सिद्धम लुंगलिटाम सूत्र के लिए इस सकार का लोप असिद्ध थोड़ी होगा। तो सकार पर्यंत की रंग संज्ञा होगी। सकार पर्यंत तो पूरी अपना कार्य कर गया, सकार का लोप, सकार का लोप उस सूत्र की नजर में तो नहीं किया। वो सूत्र जो है ना, वो सूत्र असिद्ध हो जाए उस सूत्र की नजर में, उस सूत्र की और इसकी तो क्या बोल दिया मैंने, वो जो सूत्र है यहाँ से वो सूत्र अंग संज्ञा करेगा, वहां उस सूत्र में अंग संज्ञा देखेंगे हम, तो ये अंग संज्ञा यदि देखेंगे तो सकार का लोप हो चुका है, तो ई पर्यंत की अंग संज्ञा हो जाएगी। सीजन तंग तब है जब धी से सूत्र असिद्ध हो गया, धी से सूत्र जब असिद्ध हो गया तो सकार पर्यंत की अंग संज्ञा होगी, सिच पर्यंत की अंग संज्ञा होगी। धी से सूत्र असिद्ध कब हो गया, इणा यस्मात् प्रत्यय आदि प्रत्यंगम जैसे अंग संज्ञा करने लगे तो धी से असिद्ध हो गया, त्रिपादी असिद्ध हो जाती है ना, तो असिद्ध हो गया तो फिर सिच पर्यंत की अंग संज्ञा होगी। इणा सिद्धम लुंग लिटाम ध्वंगात, इणा सिद्धम लुंग लिटाम ध्वंगात, इणंतंग से उत्तर सिद्धम के धकार को लुंगलिट के धकार को मूर्धन होता है, और ये है सिच, सीजन तंग है, इणंतंग तो नहीं रहा। एक इणंतंग होता है, एक सीजन तंग होता है। इणंतंग से उत्तर लुंगलिट के धकार को मूर्धन होता है, तो सिच से उत्तर तो नहीं हो सकेगा। इणा अंग संज्ञा जो करने वाला सूत्र है, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, उसकी दृष्टि में सिच जो है वो असिद्ध है। असिद्ध होने का मतलब है कि सिच है। इणा सिद्धम लुंगलिटाम की दृष्टि में सिच असिद्ध है ना, सिच असिद्ध है का अर्थ है सीजन अंग यहाँ पर है, सिच का लोप असिद्ध है, सिच का जो लोप कार्य है ना वो असिद्ध है, लोप कार्य असिद्ध होगा तो सिच दिखाई देगा, सिच दिखाई देगा। इणंतंग, इणंतंग जो इणंतंग है वो नहीं मिलेगा, फिर ध्वम के धकार को धकार नहीं होगा।
अच्छा, तो अब हम मैं ये कह रहा था, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषा, कार्यकालम संज्ञा परिभाषा, पद संज्ञा और भय संज्ञा पारिभाषिक में दिया भी है, शायद यही दिया है कि पद संज्ञा और भय संज्ञा की जो व्यवस्था है वो हो जाती है यथोद्देश पक्ष को मानने से। कार्यकाल पक्ष को मानने से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्यकाल पक्ष में सारे सूत्र बिखर जाएंगे। वो जहां जहां विधि सूत्र है उसके वहां जाकर के उपस्थित हो जाएंगे, और वहां पर उपस्थित होने से वो जो भय और पद संज्ञा का कार्य है ना, हो नहीं पाएगा। देखो कहाँ है, ये दिया है कार्येण काल्यते स्वसंस्काराय स्वसन्निधिं प्राप्यते इति वा कार्यकाल। उपदेश देशम प्रथमोच्चारण कालम अनतिक्रम यथोद्देशम अविवा। प्रथम जो उच्चारण काल है ना उसको उपदेश कहते हैं, उपदेश देश को उपदेश कह रहे हैं। यही व्याकरण है, कार्यकाल पक्षे संज्ञानाम परिभाषाणाम च सैव कालोऽस्ति यः कार्यस्य कालः कार्यवेलायां ता उपस्थिता भवन्ति तदेव तासां स्थानं भवति। यथोद्देश पक्षे तु यथा कश्चित् दीपः एकस्मिन् स्थाने स्थापितः सन् सर्वं गृहं स प्रकाशेन प्रकाशयति, यत्र परिभाषा अपि एकस्मिन् देशे स्थिता सत्य शास्त्रस्य तत्तद् विषयं प्रकाशयन्ति। यथोद्देश पक्ष में जैसे कोई दीपक एक स्थान पर रखा रहता है, सब भवन को प्रकाशित करता है, ऐसे ही परिभाषाएं स्वप्रकाश सारे घर को अपने प्रकाश से प्रकाशित दीपक करता है, वैसे ही परिभाषाएं भी एक स्थान पर रहती हुई शास्त्र को उस शास्त्र के उस विषय को प्रकाशित करते हैं। परिभाषाएं भी एक देश में स्थित हुई और सत्य रूप में स्थित हुई शास्त्र के उस विषय को प्रकाशित करती है। यथोद्देश पक्ष से प्रयोजन अस्ति, यथोद्देश पक्ष का ये भी प्रयोजन है कि यस्मिन् स्थाने यस्या संज्ञाया परिभाषाया व उच्चारणं कृतम्, जिस स्थान पर जिस संज्ञा का परिभाषा का उच्चारण है वही उसका स्थान समझना चाहिए। ये यथोद्देश पक्ष है। जैसे कि आजकल वो सब्जी बेचने वाले इधर उसमें अपार्टमेंट में सब्जी बेचने के लिए आ जाते हैं, एक सब्जी की निश्चित दुकान होती है, तो ये सब्जी की जो निश्चित दुकान है ये तो यथोद्देश पक्ष जैसा है, और बेचने वाले जो आकर के बेचते हैं गांव में वो कार्यकाल पक्ष जैसा है। स्पष्ट हुई ये बात? कार्यकाल पक्ष जैसा और यथोद्देश पक्ष जैसा मैंने बताया। तो दोनों पक्षों में भेद क्या है? तो यद कार्यकाल पक्षे संज्ञा परिभाषा से दृष्टौ असिद्ध प्रकरणानि त्रिपादी स्थानी अपि सूत्राणि असिद्धवद न भवन्ति। असिद्ध प्रकरण के भी संज्ञा परिभाषाओं की दृष्टि में असिद्ध प्रकरण के त्रिपादिस्थ जो सूत्र हैं वो असिद्ध नहीं होते हैं। यथोद्देश पक्षे तो असिद्धवदेव भवन्ति। कार्यकालम संज्ञा परिभाषा कथम जायते अमुना अत्र, कहते हैं इन दोनों ये जाना कैसे जाता है कि ये संज्ञा परिभाषाओं में कार्यकाल पक्ष है? तो एक उदाहरण दिया, अमुना। अमुना शब्द की सिद्धि करते हैं तो अदस शब्द से टाल आकर के तदादि नामा अकारादेश हो गया,
जैसे अदस आगे ता, तेदादी नाम आकार आदेश अतो गुणे पर ता का आ, ये स्थिति है। तेदादी नामा होने के बाद फिर क्या किया, शब्द रूप को सिद्ध करने में दश का तेदादी नामा कर दे सतो गुणे पर रूप हो जाएगा ना। ये देखो अतो गुणे पर रूप हो गया। अद आ ये स्थिति है। आंगो ना स्त्रियां ना भावे से कृते, इसको अद को मुंह हो जाएगा असुसित मुत्वे अदस शब्द के दकार से उत्तर उकार और दैको में अमु बन गया। आगे अमु बनने के बाद हाँ ना भावे से कृते अमु ना, आंगो ना स्त्रियां सूत्र से ना भावे कर लिया। असो से मुक्त हो गया और अमु आगे आ, आंगो ना स्त्रियां से ना भाव कर लिया। इसको पहले मुंह होगा तो घी संज्ञा होगी, आंगो ना स्त्रियां, घी संज्ञा से उत्तर आंगो ना हो जाता है। घी संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, इसलिए पहले अमु बन गया तो अब घी संज्ञा होगी अमु की, शेष हो गया सखी, और घी संज्ञा से परे क्या तो ना हो गया। ये लिखा है कि आंगोना स्त्रियं बिना भावित होते अमुना मुत्वस्य सिद्धत्वा सुविचे दिगत्व प्राप्त। अब ये जो मुंह है ना जी, यदि ये सिद्ध हो जाए तो इससे पूर्व वाली स्थिति दिखाई देगी ना, अदय दिखाई देगा। इसके असिद्ध होने से आकारांत पूर्व वाला रूप दिखाई देगा। मुत्वस्य सिद्धत्वा सुविचे दिगत्व प्राप्त होगी। सुविचे सुख के बदले इसको दीर्घ पाएगा। दत्तम प्राप्त होती। मुत्व से सिद्धत्वा सुविचे दीर्घत्वम प्राप्त होती। देखिए मुत्व सिद्ध हो गया तो अकारण दिखा, तो इस ना को मानकर ये आदि सुख पर रहते, इसको दीर्घ होने लगा। दीर्घ होगा तो फिर वही कार्य जब होगा ना, तो जैसे उत्तर प्रमाण कृतांतरे से दीर्घ को दीर्घ होगा और देखो मैं तो अमूना अनिष्ट रूप बनेगा, अमुना रूप नहीं बनेगा, अमुना बनेगा। तो यहाँ पर ने कर्तव्य ने परतावा मुक्तस्य सिद्धत्व कथनम निरर्थकम विषय न चैव भवितुमर्हति। महता प्रयत्न प्रणीतानि सूत्राणि आचार्य प्रवरेण अतो अवसीयते कार्यकाल पक्षोपि विद्यते। तथा सति संज्ञा सूत्रम शेषो व्यसकीना भावं विदधता विधि सूत्रेण आंगो न स्त्रियाम् इत्यनेन सह एक वाक्यताम् आपन्नं भवति। कार्य से काला संज्ञा सूत्र स्याति। तथा सति ते कर्तव्ये यदि मुक्तस्य सिद्धत्वम् उच्यते तदा घी संज्ञायामपि सिद्धत्वम् उक्तमेव भवति। एवं नमूने इति सूत्रं सार्थक्यं भजते। नमने सूत्र से ज्ञापक लगा निकाला है कि कार्यकाल पक्ष भी है। कैसे निकाला? नमूने सूत्र से निकाला है कि कार्यकाल पक्ष भी है। आंगोना स्त्रियां जो सूत्र है, ना भाव करने में मुत्तु के असिद्ध होने पर ना भाव न प्राप्त होती, तो ना भावा परो नैव लभ्यते। ना भाव जो है परे हमको प्राप्ति ही नहीं होता। तत्कथम नमूने ने परता मुत्व सिद्धत्वम शिष्यते। ने ना के परे रहते
मुत्तु का सिद्धत्व शासन कैसे बनेगा? उच्यते ने परता मुत्तु सिद्धत्वम शासन ज्ञापयते आचार्यो ना भावे भी कर्तव्य मुक्तम सिद्धम एवं। मुक्त के सिद्धत्व का शासन करते हुए आचार्य ने बतलाया कि ना भाव में भी करने में मुक्त सिद्ध रहता है, अन्यथा ना भाव से अभाव सती, ना भाव ही उसका ही अभाव हो गया तो ना के पर रहते मुक्त सिद्ध कथना, मुक्त का सिद्ध कथन करना ही व्यर्थ हो जाएगा और सूत्र व्यर्थ है नहीं। या नमूने इति द्विरावर्तते एकस्मिन् सूत्रे ने इति विषय सप्तमी आसे ने कर्तव्य मुक्तम ना सिद्धम भवति, और दूसरा सूत्र होगा ने इति पर सप्तमी आश्रित्य ना के परे रहते ने परता मुत्वम असिद्धम न भवति, ना के पर रहते मुत्व असिद्ध नहीं होता, नमूने का ही अर्थ होगा। तथापि यदि संज्ञा परिभाषा में यथोद्देश्य में विषय संज्ञा और परिभाषाएं यदि उच्चारण देश वाली ही हों तो ना भावे करते मुत्व सिद्धत्व उच्च माने भी मां ना भाव करने में मुत्व का सिद्धत्व कह भी दिया कि मुत्व सिद्ध रहता है, असिद्ध नहीं होता, सिद्ध रहता है। शेषो के सखी संज्ञा सूत्र प्रति मुत्व से असिद्धत्वात्, शेषो के सखी जो संज्ञा सूत्र है उसके प्रति मुत्व असिद्ध हो गया। घी संज्ञा नैव प्राप्त होती असत्यम घी संज्ञा तो घी संज्ञा श्रवणा भाव भूमेत अतो ने कर्तव्य ने परतो वा मुत्व सिद्धत्व कथनम निरर्थकम वेश्या न स्वयं भवितुम वरति। महान प्रयत्न से आचार्य ने सूत्र बनाए तो कार्यकाल पक्ष भी विद्यमान है। तथा सती संज्ञा सूत्रम शेषो कैसे की नाभाव विदधता विधि सूत्रेण आंगो नास्ति अमित्यनेन स एक वाक्यतापन्नं भवति कार्यस्य काला संज्ञा सूत्रस्य अपि तथा सति ने कर्तव्य मुत्व सिद्धत्वं उच्यते तथा ही संज्ञा में। ये सारी बातें यहाँ पर दी है और इसकी पृष्ठभूमि में, इस परिभाषाओं की पृष्ठभूमि में ये दिया है कि दंडिन आगे सस, दंडिन आगे सस, सस का आस बचा। अब सस के मान करके भय संज्ञा करें या पद संज्ञा करें? सस को मानकर भय संज्ञा करें या पद संज्ञा करें? सस को मानकर भय संज्ञा करें, पद संज्ञा करें? बताओ। पद कैसे होगी? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय चिपम यकारादि आजादी प्रत्यय परे हो तो भय संज्ञा होती है, हलादि प्रत्यय परे हो तो पद संज्ञा होती है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र है ना। दंडिन आगे आ, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय पर पद संज्ञा की प्राप्ति हुई उसको बात कर चिपम से भय संज्ञा होगी। यथोद्देश पक्षों भी अस्थिति, यथोद्देश पक्ष भी है। कार्यकाल पक्ष से समासीमाणी संज्ञा कार्य से प्रतिबद्धत्व प्रकृति से भय संज्ञा कार्य से अभावात भय संज्ञा न प्रवर्तित। यहाँ पर भय संज्ञा का कार्य नहीं है कोई भी, भय संज्ञा का कार्य न होने से भय संज्ञा हो ही नहीं सकेगी। दंडिन आ गया, भय संज्ञा का कार्य नहीं है कोई। क्यों? अल्लोपोना अनंत भय संज्ञा के आकार का लोप होता है, ये अनंत नहीं इनंत है। अनंत भय संज्ञा अंग के आकार का लोप होता है। तो ये दंडिन जो शब्द है तो अनंत है, इन अंत में राजन जैसा शब्द होता है ना तो भय संज्ञा का कार्य बता सकते थे। अभी ये इनंत है तो भय संज्ञा का कोई कार्य है नहीं और भय संज्ञा कार्य का अभाव भय संज्ञा नहीं होगी। और न लोपा प्रातिपदिकांत न लोप रूप जो पद कार्य है वो तो विद्यमान है दंडिन में। न लोपा प्रातिपदिकांत से पद के अंत में, प्रातिपदिक के और पद के अंत में यदि नकार हो तो लोप हो जाता है, तो पद कार्य तो विद्यमान है। पद कार्य के विद्यमान होने से सामान्य विहित पद संज्ञा ही होगी तो अनिष्ट न लोप होने लगेगा। तो सर्वम विचार्य अक्षी लक्षीकृत तत्र शास्त्रे मतद्वयम् अपि स्वीकृतम यथा लक्ष्यम यद उभयोरपि आश्रयणं क्रियते। लक्ष्य के अनुसार दोनों पक्षों का आश्रयण करते हैं
तच्चेदम मतद्वयस्य प्रतिपादकम ज्ञापक सिद्धम परिभाषा द्वयम कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यथोद्देश्यम संज्ञा परिभाषा। तो ये दंडिन वाले उदाहरण को आपने पकड़ में, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानिक पद संज्ञा होने लगेगी यदि यथोद्देश्य पक्ष, यदि आप ऐसा मानते हो यथोद्देश्य पक्ष भी है, यदि केवल कार्यकाल पक्ष मानेंगे ना तो फिर संज्ञा कार्य के साथ जुड़ जाएगी, और यहां कार्य कुछ है नहीं, भय संज्ञा नहीं हो सकेगी। फिर भय संज्ञा हम कार्य के साथ प्रतिबद्ध होने के कारण भय संज्ञा कार्य दंडिन में नहीं है, नहीं है तो भय संज्ञा नहीं होगी। और नलो प्रातिपदिकांत से जो है नलोप रूप जो पद कार्य है वो विद्यमान है, तो सामान्य विहित जो पद संज्ञा है वही होने लगेगी, तो अनिष्ट नलोप होने लगेगा। इसको ध्यान में रख करके ये बात कही है। जब कार्यकाल संज्ञा परिभाषा में कार्य यदि है तो संज्ञा परिभाषाएं वहां काम करेंगी, कार्य नहीं है तो नहीं करेंगी कुछ भी। तो जैसे नहीं किया इसने, कार्य कोई है नहीं, भय संज्ञा का कार्य कुछ है नहीं। कोई कहे नस तद्धित, तद्धित तो परे नहीं है ना, नकारांत की भय संज्ञा, नकारांत भय संज्ञा को तो आ का लोप हो जाता, नकारांत की टी का लोप हो जाता है, लेकिन भय संज्ञा तो यहाँ पर नस तद्धित, तद्धित पर रहते न लोग प्रातिपदिकांत नहीं, नस तद्धित सूत्र तद्धित परे रहते लगता है, यहाँ तो तद्धित परे है ही नहीं, टा विभक्ति है परे। तो भय संज्ञा कार्य के न होने से केवल यदि हम कार्यकाल पक्ष मान लेते हैं तो संज्ञा कार्य के साथ जुड़ गई, और भय संज्ञा कार्य के अभाव होने से भय संज्ञा नहीं हो सकेगी। और नलोप प्रातिपदिक नलोप रूप पद कार्य के विद्यमान होने से सामान्य विहित पद संज्ञा ही हो पाएगी। नलोप प्रातिपदिकांत से नलोप रूप जो पद कार्य है उसके विद्यमान होने से सामान्य विहित जो पद संज्ञा है वही होगी। थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूं ना ये वो हो गया है, थोड़ा सैद्धांतिक जटिल हो गया है। चलो बार बार करेंगे तो फिर आएगा। फिर यथोद्देश पक्ष भी है, यथोद्देश पक्ष है और कार्यकाल पक्ष है, दोनों ही पक्ष हैं, तब तो ये व्यवस्था हो जाएगी दंडिन आ में। क्यों बाद लेगा वो, यची हम बाद लेगा पद संज्ञा कार्य को। यदि कार्यकाल पक्ष ही होगा तो फिर तो यथोद्देश, ये कार्यकाल पक्ष ही हो तो यहाँ पर कार्यकाल पक्ष होने से संज्ञा जो भय संज्ञा है वो बलवती हो जाएगी, पद संज्ञा हो नहीं पाएगी। तो भय संज्ञा के बलवान होने से पद संज्ञा हो जाएगी। हाँ, दंडिन आ में भय संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा नहीं होगी। दंडिना रूप बनाना है हमारे को, तो पद संज्ञा को बाद लिया तो फिर न लोग प्रातिपदिकांत सूख गया। बस इतना ही कार्य बहुत है। पद संज्ञा को बाद लेने से भय संज्ञा, पद संज्ञा को भय संज्ञा में बाद लिया तो पद संज्ञा का कार्य रुक गया। यथोद्देश पक्ष में त्रिपादी के सूत्र सिद्ध हो जाते हैं, और कार्यकाल पक्ष में तो
संज्ञा परिभाषा से दृष्टौ असिद्ध प्रकरण स्थानी त्रिपादी स्थानीय अपि सूत्राणि असिद्धवत् न भवन्ति। असिद्ध प्रकरण के सूत्र जो त्रिपादिस्थ है ना, वो सूत्र भी असिद्धवत नहीं होते। कार्यकाल पक्ष भी है, असिद्ध यथोद्देश पक्ष भी है। ये तो मैंने ये दृष्टांत दिया दंडिना वाला। हमें दंडिना बनाना है, यदि यथोद्देश पक्ष नहीं होगा तो यहाँ पर पद संज्ञा हो जाएगी, भय संज्ञा तो हो नहीं। भय संज्ञा तो वही होती है जहाँ कार्य वो कार्य है नहीं, तो भय संज्ञा होगी नहीं, तो पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा हो जाएगी तो फिर न लोप हो जाएगा। तो अनिष्ट रूप को बचाने के लिए हमें पता लगता है कि ये भी है, यथोद्देश पक्ष भी है और कार्यकाल पक्ष भी है। यथोद्देश पक्ष ही मान लें, कार्यकाल पक्ष भी है, इसको मानने के लिए न लोपा प्रातिपदिक, ये क्या है, कार्यकाल पक्ष भी है। इसको बताने के लिए अमुना शब्द को सिद्ध करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि यहाँ अद आ पर रूप कर लिया, अदसो से दादोमा से मुत्तु कर लिया, अमु आ अमुना स्त्रियम से ना भाव भी हो गया। अब अमु जमा ना, मुत्तु के असिद्ध होने से सुपीचे से दीर्घ प्राप्त होगा। अमु आगे ना बना लिया, कैसे बनाया जी? अमु ना, अमु आगे ना कैसे बना? आमुना स्त्रियम, ये मुंह की घी संज्ञा हो जाएगी तो आम को ना आदेश होता है। और मुंह कैसे बना? असोसिएट धातु दोमा, यदादि नामा तो गुणे पर रूप अदय बन गया, असोसिएट धातु दोमा। अदस शब्द जो सकारांत नहीं है, देखो सकारांत तो नहीं है, अदस शब्द असकारांत हो तो द को मैं हो जाता है और अकार को द से उत्तर जो वर्ण है उसको उ हो जाता है। अदसो शेर दादू दोमा, दकार से उत्तर जो वर्ण है उसको तो उकार हो जाता है और द को मैं हो जाता है, तो अमुना बन गया। हम बात कर रहे हैं कि यथोद्देश पक्ष को भी कैसे मान्यता दे रहे हैं आचार्य, नहीं इसको कार्यकाल पक्ष को भी मान्यता कैसे दे रही है? यथोद्देश पक्ष को तो दे रहे हैं। कहां से पता लगा था? दंडिन आ रूप की सिद्धि करने में यथोद्देश पक्ष दिया था। सही रूप बनाने के लिए हमें यथोद्देश पक्ष मानना पड़ेगा, जिससे कि भय संज्ञा के द्वारा पद संज्ञा की बाधा हो जाए। भय संज्ञा के द्वारा जब पद संज्ञा की बाधा हो जाती है, भय संज्ञा के द्वारा पद संज्ञा की बाधा हो जाती है, तो फिर अनिष्ट नैलोप बच जाता है। दंडिना में अनिष्ट नैलोप बच जाता है। अब यहां पर बात चल रही है कि यदि कार्यकाल पक्ष ना हो, केवल यथोद्देश्य पक्ष हो, तो नमूने सूत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। नमूने सूत्र की आवश्यकता नहीं है फिर। आंगोना स्त्रियाम से अभी नमूने क्या करता है? ना के परिवर्ते मूल भाव सिद्ध नहीं होता, अर्थात ऐसा ही बना रहता है, तो अकारांतंग को जो दीर्घ होता है वो नहीं होगा। नमूने का तो यही काम है, ना कर दिया, ना करने के बाद मुंह असिद्ध नहीं होता, अर्थात बना रहता है। मुत्तु का असिद्धत्व जो पाया था ना के परिवर्ते पूर्वोत्तर सिद्धम से असिद्धत्व पाया था, तो नमूने ने कहा कि ना के परिवर्ते मुत्तु का सिद्धत्व नहीं होता, ना के परिवर्ते मुत्तु का असिद्धत्व नहीं होता, सिद्धत्व बना रहता है। तो यहाँ ये शंका है, आंगोना स्त्रियाम ना भावे भी कर्तव्य मुत्व से सिद्धत्व, जैसे ही हम ये ना करेंगे तो मुत्व सिद्ध नहीं हो जाएगा। आंगोना स्त्रियाम सातवें देंगे चौथे तीसरे पाद का अंतिम सूत्र है, आंगोना स्त्रियाम जैसे लगाओगे तो ये मुत्व सिद्ध नहीं हो जाएगा, दय नहीं दिखेगा। आंगोना स्त्रियाम और उधर से दादोमा तो सपाद सप्ताह देंगे दूसरे 8वें दे के दूसरे पाद का है, और ये आंगोना स्त्रियाम 7वें दे के चौथे तीसरे पाद का है, तो इसकी दृष्टि में तो वो सिद्ध हो जाएगा से दादोमा। तो ये अमु दय दिखाई देगा, दय दिखाई देगा तो ना तो हो ही नहीं सकता है, ये कह रहे हैं। तो ना भाव ही नहीं पाता, ना भाव परे नहीं मिलता है।
तो नमुने ना के पर रहते मुत्तु का सिद्धत्व कैसे कर रहे हैं कि ना के पर रहते मुंह सिद्ध रहता है, असिद्ध नहीं होता। नमुने सूत्र का अर्थ है ना के पर रहते मुंह भाव असिद्ध नहीं होता। तो ना के पर रहते मुंह भाव असिद्ध नहीं होता, ये क्या कह रहे हैं? फिर भी कह तो रहे हैं। तो ना के पर रहते मुंह भाव का जो सिद्ध कर रहे हैं ना, उससे ये पता लगता है कि ना भाव करने में भी मुत्तु सिद्ध रहता है। उससे ये पता लगा कि ना भाव करने में भी ना के पर रहते मुंह भाव का सिद्धत्व शासन करते हुए ये बता दिया कि ना करने में भी मुंह भाव बना रहता है, सिद्ध असिद्ध नहीं होता। नमुने इति न परता मुक्त सिद्धत्वम शिष्यते, न परता मुक्त सिद्धत्वम शासक आचार्य ज्ञापयति, ना भाव भी करते हुए मुक्तम सिद्धंगे। अन्यथा ना भाव से भावे सती, यदि ना भाव अभाव हो जाए, ना भाव बदल जाए, ता में बदल जाए, तो ने परता मुक्त सिद्धत्व कथन व्यर्थम व्यवसाय, ना के पर रहते सिद्ध कथन व्यर्थ हो जाएगा। ना तो दिखेगा ही नहीं, सिद्ध हो जाएगा। तो ने परता मुक्त सिद्धत्व कथन व्यर्थम व्यवसाय न च व्यर्थम सूत्रम पुण्यते, अथवा नमुने इति सूत्रम द्विरावर्तते, एकस्मिन् सूत्रे ने इति विषय सप्तमी मानकर न करने में मुक्त असिद्ध नहीं होता, ये सूत्रार्थ मानेंगे। दूसरे सूत्र में ना इति पर सप्तमी को मानकर एक जगह विषय सप्तमी, एक जगह पर सप्तमी, ने परता मुक्त से सिद्धत्वम न भवति, ये सूत्रार्थ बनेंगे ना के परे रहते। फिर तथापि यदि संज्ञा परिभाषा में यथोद्देश्य में विषय दो अर्थ बना लिए, जैसे एक तो विषय सप्तमी, ना करने में मुंह भाव सिद्ध नहीं होता, ना के परे रहते मुंह भाव सिद्ध नहीं होता। दो सूत्रार्थ किए हमने, एक में नाग में पर सप्तमी ने परता, एक जगह ना करने में। यदि संज्ञा परिभाषा में यथोद्देश्य पक्ष ही होता और कार्यकाल पक्ष नहीं होता, तो ना भावे करते मुत्व से सिद्धत्व उच्यमाने भी, तो ऐसा ना भाव करने में मुत्व का सिद्धत्व कहने पर भी शेषो कैसे की संज्ञा सूत्रम प्रति मुत्व से सिद्धत्वा भी संज्ञा न प्राप्त होती। ये बड़ी विशेष बात बताई। घी संज्ञा ऐसे शेषो कैसे की, पहले अध्याय के चौथे पाद में घी संज्ञा करने लगेंगे ना, तो उधर वाला जो सूत्र है, जो असोसिएट धातुधोमा, घी संज्ञा करने में घी संज्ञा ही नहीं पाएगी, शेषो कहेगी। संज्ञा सूत्र के प्रति मुत्व तो असिद्ध हो जाएगा। केवल यही तो कहा था, यही तो कहा था कि ना भाव के परे रहते मुंह भाव सिद्ध नहीं होता, या ना करने में मुंह भाव सिद्ध नहीं होता, इतना ही कहा था। अब इतना कहने के बाद यदि आचार्य संज्ञा परिभाषाओं में यथोद्देश्य पक्षी मानते हैं, तो ना भाव करने में मुत्व के सिद्धत्व कह देने पर भी, ना भाव के मुत्व से सिद्धत्व उच्च माने भी, ना भाव करने में मुत्व के सिद्धत्व कहने पर भी शेषो कैसे की संज्ञा सूत्र प्रति मुत्व से सिद्धत्व, शेषो कैसे की जो सूत्र है संज्ञा सूत्र, उसके प्रति तो मुत्व सिद्ध हो जाएगा और उसके प्रति असिद्ध हो जाएगा, तो घी संज्ञा ही नहीं पाएगी, और घी संज्ञा नहीं पाएगी तो घी संज्ञा के आश्रित ना भाव नहीं होगा। तो ना करने में या ना परे रहते, दोनों ही बातें मुत्व से सिद्धत्व कथनम निरर्थकम विषय। इससे पता लगता है कि भाई कार्यकाल पक्ष भी है। कैसे कार्यकाल पक्ष भी है? शेषो कैसे कि सूत्र ना भाव को करते हुए विधि सूत्रेण आगो नास्ता इत्यनेन से एक वाक्यतापन्नम होती। कार्यकाल पक्ष भी है। जैसे ही हम शेषो कैसे कि ना भावम विदता, ना भाव करेंगे संज्ञा सूत्रम शेषो कैसे कि तथा सती संज्ञा सूत्रम शेषो कैसे की है, वो ना भाव करेगा तो विधि सूत्रेण आंगोना स्त्रियां के साथ एक वाक्यता हो जाएगी।
तो कार्यस्य काल संज्ञा सूत्रस्य भी, कार्य का ही काल है संज्ञा सूत्र का भी। तो ऐसा करने पर ने कर्तव्य मुक्तस्य सिद्धत्व उच्यते तथा घी संज्ञा विसिद्धत्व उक्तमेव भवति। तो इससे पता लगा कि ये भी है, कार्यकाल पक्ष भी है। कैसे पता लगा? एक और भी ज्ञापक है, अतिदानीं परिभाषाणामपि कार्यकाल पक्षो अस्ति। परिभाषाओं में भी कार्यकाल पक्ष है, केवल संज्ञाओं में ही नहीं, परिभाषाओं में भी कार्यकाल पक्ष है। तो संज्ञा ये तो बंद हो गया, कितनी देर का फिर आ गया। ये थोड़ा हमारा आज का पाठ थोड़ा है तो जटिल, पर सार तो जटिल नहीं है। सार तो इतना ही है कि संज्ञा परिभाषाओं में यथोद्देश्य पक्ष भी है और कार्यकाल पक्ष भी है। कार्यकाल पक्ष में संज्ञा परिभाषाएं उधर जाती है विधि सूत्रों के पास, यथोद्देश्य पक्ष में संज्ञा परिभाषाएं इनके पास आती है। तो ये ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न हो तो, मैंने कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती हैं। कुछ नहीं पूछने के लिए। परिभाषाओं में भी यथोद्देश्य पक्ष है और कार्यकाल पक्ष है, और संज्ञाओं में भी, दोनों में ही है। हैं? ओम गुरु जी। हाँ जी। हाँ जी। जी कार्यकाल पक्ष समझा दीजिए। दोबारा दोबारा आ रहा है आवाज। कार्यकाल पक्ष यही है कि जो कार्य करने का काल है ना, वो संज्ञा परिभाषाओं का काल है। कार्यकाल का अर्थ होता है विधि सूत्रों का जो कार्य करने का समय होता है ना, वही संज्ञाओं और परिभाषाओं का भी समय है। वहीं जाकर के ये संज्ञा परिभाषाएं अपना काम करती हैं। यथोद्देश्य पक्ष में जहां है वहीं रहेंगी और कार्यकाल पक्ष में वहां चली जाएंगी। ये जो दिया है परिभाषा में, पतंजलि से दोबारा परिभाषा है, हमने ये पुस्तक छापी है ना, इसमें जो दिया है ये सही है। ओम शांति शांति शांति।